अब देखो, आज मैं आपको एक नया चैप्टर 12 चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग। आपने पिछले वाले चैप्टर में सारी चीजें पढ़ ली। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे हम इसका जो है इससे कौन कौन सी कैसे कैसे जो है टेक्नोलॉजी से चीजें बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका आजकल रिसेंट में, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि ये सबसे मॉडर्न ब्रांच है, तो इसमें एग्रीकल्चर है, मेडिकल साइंस में है, फूड प्रोडक्शन में है, या फिर आजकल जो सीवेज, अभी इसमें आएगा भी आपका एसटीपी जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें भी अपन काम में लेते हैं। फिर जो अलग अलग टेस्टिंग आजकल जैसे चल रही है, अभी कोरोना है तो इसके लिए अलग टेस्टिंग हो रही है, तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है। एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज किया जा रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जिनमें कि हम इसको बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पास वो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसमें आपके जैसे बुक है तो उसमें यहाँ पे 3 रिसर्च के इसके वो दे रखे हैं कि कहाँ कहाँ हम इसको रिसर्च में काम ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में जो है वो क्या है कि हम इसको एंजाइम, जैसे जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जैव उत्प्रेरक या बायो कैटेलिस्ट है, उसके रूप में उसमें हम बना सकते हैं। फिर हमारे पास में सेकंड जो इसका अनुसंधान क्षेत्र है उसमें हम ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि हमारे हिसाब के टेम्परेचर हो, पीएच हो, या सारी चीजें कैसी हो सकती है, आर्टिफिशियल। और जो थर्ड वाला होता है उस थर्ड में हम हमारे पास में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो अभी जैसे अपन ने बायो रिएक्टर वगैरह का यूज किया, तो ये कुछ हमारे पास में 3 आपके बुक में इसके क्षेत्र या एरिया दिए हुए हैं। एक तो एंजाइम का, दूसरा अपनी जो भी आर्टिफिशियल है उनको अपन तैयार कर सकते हैं कंडीशन को, और तीसरा हम लार्ज स्केल पे जो है प्रोटीन या जो भी हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनकी प्योरिटी या उनको बनाना, ये सारा काम एरिया में इसमें हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखो, हम एरिया वाइज ले रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास में हम जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे 3 कंडीशन दी हुई है। एक तो है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, यानी कि हम ऐसे केमिकल यूज कर सकते हैं जो कि हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इसको बढ़ा सके, यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पे ध्यान दिया जाता है। फिर हम कैसी सॉइल यूज कर रहे हैं, कैसा वाटर यूज कर रहे हैं, तो इन सब पे जो है हमारा एक तो एग्रोकेमिकल। दूसरा हमारे पास में है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे अपन कार्बनिक कृषि कहते हैं। तो इसमें हम जो भी चीज यूज करेंगे उस यूज करने पर किसी तरीका का कोई पॉल्यूशन नहीं हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कार्बनिक कृषि। तो यहाँ पे हम जितनी भी चीज लेंगे वो ऐसी जैविक लेंगे जिसका कि साइड इफेक्ट नहीं हो। और जो तीसरा है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, और इसमें हम तैयार करते हैं जीमोज। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जीमोज। जीमोज को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या आनुवांशिक रूपांतरित जीव। तो ये आप ये देख के चलो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन्हीं से जो भी क्रॉप्स बनाते हैं उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें या जीएम क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो ये बस नाम थोड़े अलग अलग हैं, बाकी सारी चीज किससे बनी हुई है, जीमोज। जीमोज में ऑर्गेनिज्म है, वो कॉमन वर्ड है, उसमें अपन प्लांट भी ले सकते हैं और एनिमल्स भी ले सकते हैं। और आजकल जो ये जीएम क्रॉप्स बनाई जा रही हैं इनके बहुत सारे एडवांटेज हैं, आपके बुक में भी दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले टाइम कम, ड्यूरेशन कम होता है इनका, फटाफट ये हो जाती है। फिर ये किसी भी कंडीशन में आप इनको ग्रो कर सकते हो। फिर उसके बाद में इनमें जो है फर्टिलाइजर वगैरह इसका कम यूज किया जाता है। उसके बाद में ये सॉइल से जो भी मिनरल वगैरह हैं उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनमें ज्यादा होती है। फिर उसमें इनमें ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह नहीं
होता है तो इसलिए क्वांटिटी भी इनकी ज्यादा हमें मिलती है। फिर उसके बाद में अगर अपन देखें तो इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज्यादा होती है। तो ये कुछ हमें फायदे हैं जो किससे हैं, जीएम क्रॉप या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। अब देखो अपन सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है बीटी कॉटन। और आपके बुक में सबसे पहले दे रखा है इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स बन रहे हैं जिनमें कि इंसेक्ट का कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो उसके लिए एक स्पेशल आपको डायग्राम में भी दिख रही है बीटी कॉटन, जो बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस एक बैक्टीरिया होता है उससे इसको तैयार किया गया है। ये बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस जो जीवाणु हैं इसमें एक जीन होता है जो जीन क्राई प्रोटीन CRY क्राई प्रोटीन बनाता है। और ये क्राई प्रोटीन जब ये इंसेक्ट खाते हैं तो इनमें जो है एक टॉक्सिक या विष जैसा इफेक्ट होता है, क्योंकि इस प्रोटीन के खाने से इनकी इंटेस्टाइन या इनकी जो आहार नाल है उसका pH बहुत कम हो जाता है, जिससे कि इनकी जो वॉल है या जो मेम्ब्रेन है उसमें छेद हो जाते हैं और ये जो कैटरपिलर है वो मर जाता है। तो ये इसकी टेक्निक है जिसमें कि हम बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस को जो कॉटन सीड होता है उसमें एंटर कराते हैं और वो पूरे के पूरे प्लांट्स में हो जाता है। और जब कैटरपिलर इसको खाता है तो खाने में उसके अंदर जो pH है वो कम हो जाती है, एसिडिक हो जाता है और उसकी वॉल खत्म हो जाती है। तो ये यहाँ पे एक टेक्निक यूज की गई है। अब यहाँ पे देखो कौन से कुछ इंसेक्ट्स हैं उनके नाम भी दे रखे हैं कि जो कॉटन है उन कॉटन पे लेपिडोप्टेरॉन, ये कई बार क्या नाम भी पूछे जाते हैं, और कैलियोप्टेरन, ये 2 इंसेक्ट हैं जो इन्फेक्ट करते हैं। और इनकी जो कैटरपिलर मतलब जो उसकी लार्वा स्टेज होती है वो सबसे ज्यादा इसको इन्फेक्ट करती है। और इनके कारण जो भी प्लांट है उसकी स्टेम है या इसकी फ्लावर बर्ड है या जब रुई निकल रही होती है, जैसे आपको दिख भी रहा है कि इसकी जो बॉल है वो इन्फेक्टेड हो गई, तो उनको ये इन्फेक्टेड करता है। तो इसलिए इसको यहाँ पर इंजेक्ट करा देते हैं। तो ये कैटरपिलर्स को खाते ही क्या हो जाता है, मर जाता है। अब यहाँ पे देखो 2 जीन है जिनके भी नाम दिए हुए हैं, क्राई फर्स्ट AC और क्राई सेकंड AB। इन जीन्स को एंटर कराते हैं जिनसे कि क्राई प्रोटीन बनता है और ये जो हमारा कॉटन प्लांट है ये सुरक्षित या प्रोटेक्टिव हो जाता है। तो ये इसको इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। अब देखो यहाँ पे जो सेकंड आपको एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, यानी कि कुछ हमारे पास में जैसे निमेटोड्स होते हैं जिन्हें अपन सूत्रकृमि बोलते हैं, वो प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि प्लांट इन्फेक्ट होने के बाद में उसमें छोटी छोटी सी गांठें दिखाई देती हैं। तो ये गांठें किसके कारण हो रही है, एक स्पेशल टाइप का निमेटोड होता है और इसका आप नाम भी याद कर लेना, मेलोआइडोगाइन इनकोनिसिया। तो ये एक सूत्रकृमि है जिसके कारण जो है टबेको है या टमेटो है, बैंगन है, इन प्लांट्स की जो रूट है वो इन्फेक्टेड हो जाती हैं, जिससे कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन सबको रोकने के लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया यूज करते हैं और वो बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम, कल भी अपन ने बात करी थी, जिसमें TDNA होता है। इस TDNA को हम यूज करते हैं जिससे कि इसका इन्फेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब इसमें जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं RNA अंतरक्षेप या RNA इंटरफेरेंस। अब ये जो है इस टेक्निक में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जितनी भी सेल्स हैं उन सेल्स में एक प्रोटेक्शन मेथड होता है, सुरक्षा की एक विधि होती है जिसमें कि वो एक स्पेशल टाइप का mRNA बनाते हैं। और उन mRNA से क्या होता है कि अगर हमारे पास में dsRNA, जैसे यहाँ आपको दिख भी रहा है, जो डबल स्ट्रैंड RNA होता है, उसको अगर अपन यूज कर लें तो वो mRNA के निर्माण को क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसलिए यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम को यूज किया जाता है जिससे कि जो भी mRNA बन रहा है उस mRNA को क्या किया जाता है, इनएक्टिव किया जाता है, ताकि हमारे ये प्रोडक्शन यहाँ पर रुक जाए। और रुकने के कारण जो है
जो भी सूत्रकृमि है वो सूत्रकृमि नष्ट हो जाएगा और ये हमारे ऐसे प्लांट्स हैं वो इन्फेक्शन होने से रुक जाएंगे। अब देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको और दे रही हूँ जिसमें हिरुडिन का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ हिरुडिन। हिरुडिन क्या होता है? एक केमिकल होता है जो कि हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग है उसको बनने से रोकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ब्रेसिका नेपस, यहाँ पे आपको एक फोटो दिख रही है प्लांट की। इस प्लांट में हम ऐसे ट्रांसजेनिक जीन को एंटर करवाते हैं जिससे कि इसके अंदर ये हिरुडिन बनना चालू हो जाता है। तो फिर इसके जो सीड्स हैं उन सीड्स को का पाउडर बनाकर अपन यूज करते हैं तो उन कंडीशन में जो है ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल है। इसके बाद में नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो वायरस प्रतिरोधी पादप, यानी कि जो वायरल रेजिस्टेंट प्लांट्स बनाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखा रही हूँ टैबेको प्लांट की, तंबाकू की, जिसमें 2 कंडीशन दिखाई हुई है। तो ये जो कंडीशन है इसमें वायरस के कारण इसमें मोज़ेक डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो है हम इस टेक्निक से ऐसे प्लांट बना सकते हैं जिनमें कि ये डिजीज नहीं लगती। तो उसमें अपने पास में जैसे टैबेको मोज़ेक वायरस हो गया, एक और एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। तो इन जो डिजीज है उन डिजीज को हम इस कंडीशन से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है इंटरफेरोन। तो इंटरफेरोन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो वायरस है वो वायरस को खत्म करने के लिए एक उसके जो प्रोटीन का कवर होता है उस कवर को यहाँ तैयार करके डाला जाता है जीन्स में। तो उस कवर को अपन क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन। और जब रियल वायरस वहां एंटर करता है तो इंटरफेरोन के कारण वो उसके अंदर जो है अपना ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से जो है हम वायरस जो रेजिस्टेंट प्लांट्स हैं उनको बना सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि हम जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट प्लांट हैं उनको बना सकते हैं। और आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि स्यूडोमोनास सिरिंगी, ये बैक्टीरिया होता है जो कि टैबेको जो प्लांट होता है उस प्लांट में एक डिजीज करता है और उस डिजीज को हम बोलते हैं वन्य आग या वाइल्ड फायर, यानी कि उसकी जो पत्तियां बिल्कुल लाल दिखाई देती हैं जैसे आग लगी हुई हो। तो उसके लिए उसका रेजिस्टेंट करने के लिए हम बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का जो जीन है वो जीन डालते हैं जो कि एसिटिल ट्रांसफरेज एंजाइम जो होता है उसको यहाँ पे कोड करता है, जिसके कारण जो है ये डिजीज इनमें नहीं हो पाती। तो इस टेक्निक्स की सहायता से हम ऐसे प्लांट बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड नहीं होते। इसके बाद में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, ये टमेटो है जिसकी एक स्पेशल वैरायटी बनाई गई है फ्लेवर सेवर। और ये जो है वो इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस टेक्निक से जो टमाटर होता है टमाटो, उसकी जो फ्रूट वॉल है वो मोटी हो जाती है और वो जल्दी से खराब नहीं होता है। तो इसलिए जो है आपने देखे होंगे 2 तरीके के अपने टमाटर होते हैं, एक देसी होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जबकि जो सलाद वाला है वो खराब नहीं होता है। तो ये टेक्निक कौन सी है, फ्लेवर सेवर, जिसमें कि इसकी फ्रूट वॉल है उसको मोटा बनाया जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का जीन एंटर कराते हैं जो ACC-D एमिनेज जीन होता है। और ये क्या करता है, इसके कारण जो है इसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाती है और ये जल्दी से खराब नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम विलंबित परिपक्वन, यानी कि बहुत समय बाद जो है फ्रूट वो मैच्योर होता है या पकता है, तो ये टेक्निक भी हम यहाँ यूज करते हैं जिससे कि हमारा जल्दी से फल है वो खराब नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल है सुपर पोटैटो का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ सुपर पोटैटो। अब ये जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे इंडिया में दिल्ली में तैयार किया गया
जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आशीष दत्ता ने, और इन्होंने रामदाना एक प्लांट होता है उसमें प्रोटीन बनाने वाले जीन को आलू के अंदर एंटर कराया। आपको पता है कि आलू में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, इसलिए ऐसे जो आलू, ये जो सुपर पोटैटो हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी जो है इन प्लांट्स में या इन आलूओं में ज्यादा पाई जाती है। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए ताकि हम कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी इसमें ले सकें। अब देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, यानी कि सुनहरा चावल। ये जो चावल है, अभी जैसे आपको आलू में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, ऐसे यहाँ पर स्टार्च ज्यादा मिलेगा, इनमें आपको प्रोटीन या कुछ चीजें कम मिलेंगी। तो यहाँ पे जो राइस बनाया गया गोल्डन राइस, इसके अंदर स्पेशल टाइप का प्रोटीन एंटर कराया गया, विटामिन ए। और ये जो विटामिन ए है, ये एक डैफोडिल, गाजर जैसा एक प्लांट होता है। आपको पता भी है कि गाजर होती है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो उसी तरह से डैफोडिल है, उसमें से बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन जो है इस प्लांट के अंदर एंटर कराया गया, और ये इसीलिए थोड़े से रेड गोल्डन दिखाई देते हैं कैरोटीन बी के कारण। तो यहाँ पर ये जो चावल है, इस चावल में विटामिन ए भी जो है वो पाया जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब देखो, एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ आपके बुक में 11 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ। एक एग्जाम्पल और है जिसमें कि जो सीड्स है, जैसे चावल है या दाल है, इसमें जो दाल है आपको पता है जो पल्सेस होती हैं उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन प्रोटीन किसका बना हुआ होता है? अमीनो एसिड्स का। तो एमिनो एसिड जो अमीनो अम्ल हैं वो पाए तो जाते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी सीड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम और भी स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड्स इसमें डालते हैं। जैसे अगर राइस है तो उसमें लाइसिन, और अगर अपने पास में पल्सेस है तो उसमें मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, इन अमीनो एसिड्स को हम जीन के थ्रू ज्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जिससे कि इन सीड्स की क्वालिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। अब देखो, ये एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसमें कि हम ऐसे प्लांट्स बना रहे हैं जो कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि जब हमारे पास में कोई भी क्रॉप है तो उस क्रॉप के साथ में वीड्स आ जाती है, यानी खरपतवार उग जाती है, अनवांटेड प्लांट जिन्हें कहते हैं। तो वो क्या करती है कि जो हमारी मेन क्रॉप है उस क्रॉप के मिनरल्स को या और भी चीजें उनको एब्जॉर्व कर लेती है, और हमारा मेन जो प्लांट है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम कुछ हर्बिसाइड्स यानी कि इन शाक नाशी को डालते हैं, तो उससे हमारा जो प्लांट है वो प्लांट भी क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो ऐसे प्लांट या ऐसे क्रॉप में हम ऐसे जीन एंटर कराते हैं जिससे कि इन हर्बिसाइड या शाक नियासी का इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें बेस्ट एग्जांपल है ग्लाइफोसेट। ग्लाइफोसेट जो है एक हर्बिसाइड है जिसको यूज किया जाता है मारने के लिए वीड्स को। तो जब हम इसमें डालते हैं तो हमारा जो मेन प्लांट है, वहाँ पे आपको डायग्राम दिख भी रहा है कि एक तो नॉर्मल है यानी सामान्य है, और एक हमारे पास में ट्रांसजेनिक टीआई प्लाज्मिड है। तो जब इसमें ग्लाइफोसेट को एंटर कराया जाता है तो जो नॉर्मल प्लांट है वो तो मर जाता है या खराब हो जाता है, लेकिन जो हमारा ट्रांसजेनिक है उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर इस टेक्निक से जो हमारी मेन क्रॉप है उसको भी बचाया जा सकता है। तो आज यहाँ पे आपको मैंने 9-10 एग्जाम्पल करा दिए हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें कि बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है। कल अपन इसमें जो मेडिकल से या चिकित्सा संबंधी उसको अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।